नमस्कार मित्रों, इनकम टैक्स बिल 2025 में आज हम क्लॉज 218 बोर्ड की डेफिनेशन पे गौर करेंगे। क्लॉज 218 क्या कहता है? बोर्ड मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस which is incorporated under the Central Boards of Revenue Act 1963. So friends, Central Board of Revenue Act 1964 में ये जो बोर्ड था उसके दो विभाग पड़े। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहलाया गया और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कहलाया गया। क्लॉज 219 डेफिनेशन ऑफ बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट। मित्रों, हम जानते हैं कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम पे जो टैक्स भरता है तो वो इनकम कैसे डिराइव होती है? तो वो इनकम डिराइव होती है ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही हैज मेंटेन। तो ये बुक्स में क्या क्या चीजें आती है? लेट्स एनालाइज द डेफिनेशन। सो बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स लेजर्स, डे बुक्स, कैश बुक्स, अकाउंट बुक्स और अदर बुक्स। लेजर जो हम अकाउंट लिखते हैं उसमें जितने भी अकाउंट्स आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में, वो सारे अकाउंट्स का मिला जुला लेजर्स में रिफ्लेक्ट होता है। फिर कैश बुक होती है, डे बुक होती है। तो ये बुक्स किस तरह से मेंटेन होने चाहिए? क्लॉज 29 में इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। तो पहले के जमाने में हम सारे अकाउंट्स लिख के मेंटेन करते थे। क्लॉज 219 में इट शुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक और एनी डिजिटल फॉर्म और ऑन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज और ऑन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो मित्रों, अभी के जमाने में क्लाउड बेस्ड स्टोरेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज या फिर डिजिटल स्टोरेज, इन सब में भी डेटा प्रिपेयर भी होता है और मेंटेन भी होता है। तो ये सब जैसे फ्लॉपी डिस्क है या एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेटा स्टोरेज है, उसको बुक्स के तौर पे गिना जाएगा। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल वे में या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में जो डेटा मेंटेन हुआ है, उसकी अगर कोई भी प्रिंट आउट्स एसएससी ने निकाली है फॉर देयर ओन पर्पस, तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट माना जाएगा। क्लॉज 22 is the definition of capital asset. Clause 22, a property of any kind held by an assessee, whether or not connected with his business or profession. तो मित्रों, कैपिटल एसेट का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी एसएससी ने हेल्ड की है पर वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय foreign institutional investor or investment fund as per the regulation of SEBI। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसको कहा जाता है जो कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या कोई ग्रुप है जो भारत देश को बिलोंग नहीं करता है, वो दूसरे देश को बिलोंग करता है और दूसरे देश का ये जो ग्रुप है, इन्वेस्टर ग्रुप है, वो भारत देश में इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसमें इन्वेस्ट करता है और उसको सेबी के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड करता है उसको भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि यूलिप, वो भी अभी कैपिटल एसेट का पार्ट हो गई है। ये चेंजेस इनकम टैक्स बिल 2025 में लाया गया है। 1 फरवरी 2021 को जो भी यूलिप पॉलिसीज जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर का है, वो उसका जो भी रिडम्पशन आता था वो टैक्सेबल माना गया है। और अप टू 2.5 लाख अगर कोई यूलिप पॉलिसी का प्रीमियम है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी यूलिप का जो भी टैक्सेशन है जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर का है, उसकी कोई भी मैच्योरिटी आती है
तो वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी के हिसाब से उस पर टैक्सेशन लागू होगा। कौन सी एसेट कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी? स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड का जब सेल होगा तो वो बिजनेस सेल के तौर पे माना जाएगा और वो सेल ऑफ कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो पर्सन अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करता है, ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल, वो सेल ऑफ कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट मित्रों, इसमें भी थोड़े एक्सेप्शन है। जैसे कोई ज्वेलरी है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, तो इसका जो सेल है वो सेल ऑफ कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन लगेगा। इन अ वे, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट, ये जो एक्सेप्शन है पर्सनल इफेक्ट्स में, उसका जब भी सेल होगा तो वो सेल ऑफ कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स अप्लाई होगा। एग्रीकल्चर लैंड। तो मित्रों, जो भी पुराने कायदे में जो कंसेप्ट था कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल ऑफ कैपिटल एसेट और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता है, उसी कंसेप्ट को इस बिल में कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो एग्रीकल्चर लैंड, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, उसके सेल पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड ऐसी है जिसमें एक्सेप्शन है और जिसका सेल होगा तो वो सेल ऑफ कैपिटल एसेट माना जाएगा? तो अगर कोई भी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है और वो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर आती है और जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कही जाती है, अगर उसका सेल होता है तो वो सेल ऑफ कैपिटल एसेट मान के उस पर कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्सेशन अप्लाई होगा। उसी तरह अगर जो लास्ट सेंसस है उसके हिसाब से पॉपुलेशन की गिनती है और उसका पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो एरियल डिस्टेंस के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई लैंड म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर फॉल होती है तो उसमें भी उसको सेल ऑफ कैपिटल एसेट के हिसाब से उसमें कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्सेशन अप्लाई होगा। क्लॉज 223 चैरिटेबल पर्पस। 7 प्रकार की एक्टिविटीज है, उसको चैरिटेबल एक्टिविटीज माना गया है। रिलीफ ऑफ द पुअर, कोई भी गरीब, उसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल या इन काइंड कोई भी सपोर्ट होता है तो ऐसी एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी कहा जाएगा। एजुकेशन। मित्रों, हमारे देश में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन को प्रमोट करता है, वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो, तो ऐसी सारी इंस्टीट्यूशन अगर ये एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है तो उसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है और उस एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटीज माना गया है। योगा। योगा has now become officially a charitable activity because yoga is supporting the health and wellness of mind of individual person. मेडिकल रिलीफ। हमारे देश में अगर किसी भी तरह की मेडिकल सपोर्ट कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है तो उसको भी चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। प्रकृति की हमारी जीवन में बहुत ही महत्व है और अगर हम एनवायरनमेंट या वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानकारक होगी। तो इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति अगर हो रही है, कोई भी इंस्टीट्यूशन चला रहा है, तो उसको चैरिटेबल एक्टिविटीज माना जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। जो भी हमारी विरासत है, वो मॉन्यूमेंट्स हो या किसी भी तरह का आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हो जो सालों पुराना हो, उसको प्रिजर्व करना, उसको संभालना, हमारी विरासत को बचा के रखना है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इसीलिए इस तरह का कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसको चैरिटेबल एक्टिविटी गिना जाएगा और उसको इस तरह से इंपॉर्टेंस दी हुई है। द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, कोई भी तरह का काम जो पब्लिक एट लार्ज उनके लिए फायदे कारक हो, तो ऐसा कोई भी काम वो चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में कवर होता है।